तबियत का भी ध्यान रखना है, आपकी रेगुलरिटी का भी ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे चल रहे हैं। बाकी ईश्वर की कृपा है, बनी रहे सभी पर। चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, है ना, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? भैया भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है? तो अगर हम भारत में शिक्षा के विकास की बात करते हैं, ठीक है? भारत में शिक्षा के विकास की बात करें तो जहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें आज हमें जो पढ़ना है वो क्या है? वो है साथियों चार्टर से शुरू करेंगे। चार्टर एक्ट एक आया था 1813 में, यहाँ से आज हमें शुरुआत करनी है। देखिए भारत में शिक्षा के विकास की बात करें, ठीक है ना? अगर हम भारत में शिक्षा के विकास की बात करते हैं दोस्तों, तो हमने ज्ञान कब हुआ मानव को? मतलब वो कौन सा काल था जब पहली बार मानव को पढ़ना लिखना आया, भाषा व लिपि का ज्ञान हुआ। उसके बाद हमने वैदिक काल में किस प्रकार से शिक्षा के संबंध में क्या कुछ चीजें हुई वो आपको बताया। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्राचीन काल में जो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, जगदल, विक्रमशिला, ठीक है? तो ये जो विश्वविद्यालय थे इनके बारे में बताया। तो प्राचीन इतिहास में शिक्षा के विकास के संदर्भ में इतनी बातें थी। फिर हम मध्यकाल में शिक्षा के विकास पर आए और मध्यकाल में शिक्षा के विकास में हमने समझा कि भाई सबसे प्रसिद्ध जो शिक्षा का केंद्र था वो था जौनपुर, ठीक है? फिर आगे चलकर मुगल काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ आगरा और दिल्ली। फिर हम आधुनिक भारत में आए, क्योंकि मध्यकाल में इतना ही पढ़ना था। आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास आपने पढ़ा है उसमें अभी शुरुआत है। यूं समझ लीजिए कि वास्तव में आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत चार्टर एक्ट 1813 से हुई। वास्तव में अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ भी ले कि वास्तव में आधुनिक भारत में अंग्रेजों के प्रयासों से शिक्षा का विकास कब शुरू हुआ, ठीक है, या शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कब शुरू हुई, तो आप 1813 बता सकते हैं। ठीक है, आप 1813 बता सकते हैं। ठीक है भैया, अच्छा तो इस प्रकार, ठीक है, ये आपको ये एज इट इज याद करना है कि भारत में अंग्रेजों के प्रयासों से शिक्षा का विकास कब शुरू हुआ, 1813 में। ऐसा क्यों कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि थोड़ी तबियत नरम है तो हम बहुत ज्यादा, है ना, हो सकता है कि बहुत ज्यादा, है ना, जैसे पढ़ाते हैं हो सकता है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिले। गिरावट मतलब एनर्जी में, बाकी कंटेंट में कोई गिरावट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखिएगा। चार्टर एक्ट 1813 की बात करें यहाँ पर पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार ध्यान दिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार ध्यान कब दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर, अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार ध्यान दिया। ठीक है, शिक्षा पर पहली बार ध्यान दिया। ठीक है, पहली बार ध्यान दिया। तो ऐसा क्या था भैया, ये पॉइंट आपको एज इट इज नोट करना है। एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार कब ध्यान दिया। ठीक है भैया, तो आप देखेंगे, ठीक है, एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है कि भैया इट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स, ठीक है, इंप्लीमेंटेड एनी पॉलिसी टू एजुकेट इंडियंस। तो भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार ध्यान दिया गया। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा ये हुआ था एक्चुअली में कि भाई शिक्षा बजट पहली बार ऐसा हुआ जब अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा बजट का प्रावधान किया, मतलब एजुकेशन बजट। ये पहली बार था, और ये पहली बार था जब अंग्रेजों ने शिक्षा बजट अर्थात एजुकेशन बजट का प्रावधान किया, प्रोविजन किया। और जो शिक्षा बजट दिया वो कितना दिया, 1 लाख रुपए का शिक्षा बजट हुकूमत करना जब से इन्होंने शुरू किया था उसमें पहली बार ऐसा हुआ जब इन्होंने भारतीयों की शिक्षा के लिए बजट का प्रोविजन किया। और कितना बजट दिया, 1 लाख रुपए का बजट दिया। ठीक है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार ध्यान दिया। ठीक है ना, अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार ध्यान दिया। ठीक है, अब अगली बात जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो क्या है, अगली बात एक नाम है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और वो नाम किसका है भैया, चार्ल्स ग्रांट का। ठीक है, क्यों भैया चार्ल्स ग्रांट ने ऐसा क्या किया। चार्ल्स ग्रांट का नाम इसलिए दिमाग में रखिएगा, चार्ल्स ग्रांट का नाम इसलिए दिमाग में रखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो बनता है, और वो फेमस क्वेश्चन यह है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछता है कि भाई भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक। ठीक है, मतलब कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि भाई फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है ना, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक बात है, तो ये एज आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। हाँ, ये पहला पेज है, आराम से लिखिए। अगली बात आप यहाँ पर याद करेंगे हिंदू कॉलेज। ठीक है ना, हिंदू कॉलेज। ये जो हिंदू कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा कॉलेज दोस्तों, हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज एक कॉलेज था जो स्थापित किया गया, हिंदू कॉलेज। ठीक है, और ये जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना की गई कब, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1817 में। कब, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1817 में। ठीक है, और ये जो हिंदू कॉलेज है इसको और क्या कह सकते हैं, इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो हिंदू या प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू या प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज भी इसे कह सकते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, हिंदू या प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक, अच्छा, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता। कहां पर स्थापना की गई थी इसकी, तो इसकी स्थापना सचिव कलकत्ता में की गई थी। किसके प्रयासों से या किसके सहयोग से, तो डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से। ठीक है, डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से। ठीक है, तो एज याद कर लेंगे, मतलब कह सकते हैं कि विद द सपोर्ट ऑफ, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ डेविड हेयर। ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ डेविड हेयर के सपोर्ट से ये स्थापित हो पाया था। ठीक है ना, अजीब। ठीक, चार्ल्स ग्रांट ने ऐसा किसी पर्टिकुलर ईयर में कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से उनका ईयर याद करना हो। ठीक है, केवल आप इतना याद रखेंगे चार्ल्स ग्रांट के बारे में कि ये भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक है, अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया है। उसके पीछे कारण है ना, उसके पीछे कारण ये है कि चार्ल्स ग्रांट जो है इन्होंने ही भारत में पहली बार शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों का जाल बिछाने का कांसेप्ट दिया था। ठीक है ना, अच्छा, आगे देखा जाएगा इसके बाद हिंदू कॉलेज के बाद, हिंदू कॉलेज के बाद हम बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हिंदू कॉलेज आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हिंदू कॉलेज के बाद आप सीधे बात कर लीजिए मैकाले मिनट्स की। किसकी बात कर लेंगे, मैकाले मिनट्स की बात कर लेंगे। मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र, इंग्लिश में आप मैकाले मिनट्स कहेंगे और हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, हिंदी में मैकाले मिनट्स, इंग्लिश में। ये बात है 1835 की। ठीक है, कब की बात है, 1835 की बात। ठीक है, मैकाले मिनट्स। ठीक है ना, अजय भैया। ठीक, क्या जमाना आ गया है, टीचर से ज्यादा गूगल पर भरोसा। क्यों बेटा अखिल बाबू, गूगल पर ज्यादा भरोसा है, टीचर पर कम। चलो ध्यान दो,
मैकाले मिनट्स, ठीक है। तो 1835 में मैकाले मिनट्स आया या मैकाले घोषणा पत्र आया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था, तो इसमें साथियों अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम, ठीक है, अंग्रेजी को मतलब इसमें ये कहा गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ठीक है। इसमें ये बात कही गई कि अंग्रेजी को क्या किया जाए, उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ठीक है भैया, है ना। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, मतलब ये कह सकते हैं सीधे सीधे द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इंग्लिश, ठीक है ना। हाँ जी, वो डिस्पैच अभी आगे आएगा, ये मैकाले मिनट थे, ठीक है ना। ये जब आया था इस समय गवर्नर जनरल कौन था, इस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। विलियम बेंटिक इस समय गवर्नर जनरल था। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो मैकाले मिनट्स है, इससे आप कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, इससे क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा की नींव। अब एक बार लास्ट में हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, तो अभी परेशान मत होइएगा, अभी लिखने पर और ठीक है प्रॉपर थोड़ा बहुत समझने पर प्रयास करिएगा, लास्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है, आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि फाउंडेशन किसे, चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। मतलब भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स ग्रांट ने ही भारत में पहली बार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, स्कूलों का जाल बिछाने का, ठीक है, क्या दिया, आइडिया दिया। इसी वजह से इनको आधुनिक शिक्षा का जनक कहते हैं। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो पाया वो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हुआ, जो कि मैकाले का विचार था, ठीक है। इसी वजह से मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक तो कहते ही है, साथ में यहीं से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी मानते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, देखिए दोनों में फर्क है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन मतलब आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी कब, 1835 में। और ये जो नींव पड़ी थी ये किस लैंग्वेज में आई, इंग्लिश लैंग्वेज में। और उसका विचार किसने दिया, मैकाले। तो मैकाले क्या हो गए, अंग्रेजी शिक्षा के जनक हो गए। लेकिन पहली बार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल बनवाए जाए, है ना, एक निश्चित, ठीक है, मतलब दूरी पर, एक निश्चित जगह पर, ठीक है, ये विचार मतलब स्कूलों का जाल बिछाया जाए, ये विचार चार्ल्स ग्रांट ने दिया, ठीक है। तो वो बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। और जो मैकाले मिनट्स है, ठीक है, ये बात एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ पाए। तो मैकाले मिनट्स की वजह से मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि मैकाले को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। अब अगली बात क्या है, अगली बात है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। क्या होता है ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है। ये जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है, इसको इंग्लिश में कह रहे होते हैं हम फिल्ट्रेशन थियरी। क्या कह रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन थियरी। हिंदी मीडियम वाले भी फिल्ट्रेशन थियरी को याद रखेंगे, हिंदी मीडियम के साथी भी फिल्ट्रेशन थियरी को याद करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी भैया, अभी वो टॉपिक नहीं आया है, जब वो टॉपिक आएगा तो बताएंगे कि भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल में क्या फर्क है, ठीक है ना। टॉपिक से भटकाओ मत, जो पढ़ा रहे वो पढ़ोगे, है ना। चलो ध्यान दो। अब देखिए, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या था, ये तो भाई साहब गजब का ही सिद्धांत था, ठीक है ना। ये जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, ठीक है ना, हाँ जी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है या फिल्ट्रेशन थियरी है, ठीक है। जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है या फिल्ट्रेशन थियरी है, ये थियरी ऐसी थी कि सुनकर ही आपको गुस्सा आएगा। इस सिद्धांत में अंग्रेजों ने ये कहा कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सभी को शिक्षित कर पाए। अंग्रेजों ने कहा कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सभी को शिक्षित कर पाए, इसलिए हम केवल हायर क्लास के मतलब उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा देंगे, है ना? उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा देंगे। और चूंकि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को, ठीक है, लीड करते हैं, इस वजह से उच्च वर्गों से शिक्षा निम्न वर्गों तक छन छन कर पहुंचेगी। मतलब अंग्रेजों का दिमाग हो गया था पैदल। इनको लगा कि शिक्षा ना हुई चाय हो गई कि छान कर दे रहे हैं। मतलब इनका कहना था अंग्रेजों का कि हम जो हायर क्लास के लोग हैं, जो सोसाइटी में उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षित करेंगे तो निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा, क्योंकि वो उच्च वर्गों से इंस्पायर होता है, ठीक है, प्रेरित होता है, उनसे सीखता है, ठीक है ना। तो चलिए एक मामले में एक हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ा नहीं कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों को अपने साथ बिठाकर शिक्षित करेंगे कि ले बेटा तू भी पढ़ ले, है ना। तो ये बकलूली किसने दी थी, है ना। ये बकलूली वाला जो सिद्धांत था, इसको देने वाला मैकाले था, ठीक है ना। इस सिद्धांत को किसने दिया था भैया, इस सिद्धांत को भी मैकाले नहीं दिया था, बहुत कलाकार आदमी था ये मैकाले, ठीक है ना। किसने दिया था इस सिद्धांत को, मैकाले ने दिया था, ठीक है ना। अच्छा अगली बात क्या है, अगली बात ये ध्यान रखिएगा कि इसे सरकारी तौर पर किसने लागू किया, ठीक है। ये भी एक बात है कि सरकारी तौर पर इसे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने लागू किया, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने लागू किया, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने लागू किया, ठीक बात है, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने लागू किया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि भैया इम्प्लीमेंटेड गवर्नर जनरल ऑकलैंड एज गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है ना। तो इसे गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में किसने लागू किया, इसे गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में, ठीक है ना। हाँ जी भैया। अच्छा हम 100% जनरल है इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। अच्छा अब हम क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन आपकी ये लाइन सर्वथा गलत है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे जज करने क्यों निकल पड़ते हो, हमारे ये नहीं समझ में आता। हम जनरल है इसलिए 100% गुस्सा हो रहे हैं। जनरल अच्छा, तो कोई जनरल होगा तो उसे खुश होना चाहिए ना कि नाराज, उसे तो खुश होना चाहिए ना कि बड़ी अच्छी बात है कि फिल्ट्रेशन थियरी में कम से कम जनरल वालों को तो शिक्षा दी जा रही थी। आधुनिक निस्यंदन सिद्धांत अर्थात फिल्ट्रेशन थियरी, है ना। और ये हो गया आपका सीधा सीधा मामला। इस मामले को धीरे धीरे और आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना। इस मामले को धीरे धीरे और आगे बढ़ाया गया। और अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी भैया, अब इसके बाद आ जाएगा वुड डिस्पैच, जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था। वुड डिस्पैच लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है। वुड डिस्पैच, ठीक है ना, वुड डिस्पैच, ठीक है। जो वुड डिस्पैच है दोस्तों, पहली बात तो इसका नाम वुड डिस्पैच क्या है, मतलब वुड डिस्पैच क्यों है, ठीक है। तो देखिए वुड डिस्पैच का मतलब हो गया, वुड डिस्पैच का मतलब हो गया कि एक ऑफिसर था जिसका नाम था, ठीक है ना, हाँ वुड डिस्पैच, ठीक है। एक एक्चुअली एक ऑफिसर था जिसका नाम था चार्ल्स वुड, एक ऑफिसर था, हाँ एक ऑफिसर था जिसका नाम था चार्ल्स वुड। और उस चार्ल्स वुड नाम के ऑफिसर के अध्यक्षता में तैयार किया गया था, क्या तैयार किया गया था, इस खाता को, इस ड्राफ्ट को या इस पॉलिसी को तैयार किया गया था, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इस वुड डिस्पैच का संबंध किससे था, तो पहली बात तो यही होगी कि भैया महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें पहली बात तो यही कही कि महिला शिक्षा को क्या दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है ना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, ठीक है। अरे महिला शिक्षा को प्रोत्साहन या बढ़ावा, ठीक है ना। हाँ मतलब
चाहिए, ठीक है। तो महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया भैया, ठीक है, एक तरह से समझिए कि प्रमोट किया गया, ठीक है, टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन, ठीक है। क्या कहेंगे साथियों, टू प्रमोट, ठीक है, टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन, टू प्रमोट, इसमें ये कहा गया कि क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, ठीक है, टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन, टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन, ठीक है, टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन, ठीक है, महिला शिक्षा को क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। और इसमें आप यह भी कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, क्या कह सकते हैं, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित था। और वैसे भी दोस्तों इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अभी एक एक करके सुन लीजिए, लास्ट में एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि मैग्ना कार्टा और मैग्ना उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया, उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है, उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहन इसमें दिया गया, ठीक है। अच्छा, उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया, मतलब टू प्रमोट, टू प्रमोट, टू प्रमोट है ना, टू प्रमोट हायर एजुकेशन आल्सो, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन को भी प्रोत्साहन दिया गया। और अगली बात जो है वो ये कि भाई विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को भी प्रोत्साहन, भाई मतलब देखिए कॉमन है, मतलब इस चीज में आप अपने से भी समझ सकते हैं कि भाई अगर यहाँ कह रहा है उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, तो उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहन, ठीक है, उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहन, टू प्रमोट हायर एजुकेशन, ठीक है। तो हायर एजुकेशन अर्थात जो उच्च शिक्षा होती है कौन सी होती है ना। हायर एजुकेशन क्या होता है, हायर एजुकेशन मतलब है कि जो आफ्टर 12th दी जाती है, ठीक है। तो 12वीं के बाद जो एजुकेशन होती है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या फिर कोई एमबीए कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है ना, तो ये सब क्या होती है, ये उच्च शिक्षा होती है। तो ये विश्वविद्यालय में दी जाती है, ठीक है ना, विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो वही चीज है कि इस वुड डिस्पैच की सलाह पर, ठीक है ना, इसी की सलाह पर, की सलाह पर या की रिकमेंडेशन पर, की सलाह पर, की सलाह पर या की रिकमेंडेशन पर, ठीक है, मतलब इसने जो रिकमेंड किया, इसने जो रिकमेंड किया, इस रिकमेंडेशन पर 3 विश्वविद्यालय भारत में बने। कौन कौन से बने, तो एक बना क्या भाई, एक बना कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेम ईयर बनी बंबई यूनिवर्सिटी, बंबई यूनिवर्सिटी भी सेम ईयर बनी, बंबई यूनिवर्सिटी भी सेम ईयर बनी। और मद्रास यूनिवर्सिटी भी सेम ईयर बनी, मद्रास यूनिवर्सिटी भी सेम ईयर बनी, ठीक है। और ये किस ईयर बनी, तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज हैं, पहली बात तो ये चीज दिमाग में एकदम क्लियर कर रखिएगा कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज की स्थापना वुड डिस्पैच की सलाह पर, उसकी रिकमेंडेशन पर की गई, ठीक है ना। तीनों की स्थापना इसी की रिकमेंडेशन पर, ठीक है। और कब हुई, 1856 में, ठीक है, 1856 में, ठीक है, 1856 में, ठीक है। अब अगली चीज, तो ये 3 विश्वविद्यालय बन गए। तो यहां से समझ में आता है कि जो वुड डिस्पैच है ये विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित था, मतलब उच्च शिक्षा से संबंधित था। और इसमें महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक तरह की महिला सशक्तिकरण ही था, ठीक है। महिलाओं को जागरूक करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उनमें वैज्ञानिक, ठीक है, सोच को, विचार को, ठीक है, भाई बढ़ावा देना। और महिलाओं के लिए बहुत सारे उनकी उपयोगी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाना ही महिला सशक्तिकरण है, जिससे महिलाएं क्या हो, मजबूत, ठीक है ना। तो ये चीज, तो ये 3 विश्वविद्यालय आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके तुरंत बाद क्या, इसके जस्ट पहले का ही मामला था, मतलब लोक शिक्षा विभाग कह लीजिए, लोक शिक्षा विभाग। तो लोक शिक्षा विभाग कब बना, लोक शिक्षा विभाग कब बना, तो लोक शिक्षा विभाग मतलब पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है ना, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कब बना, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बना, ये बना है 1855 में, 1855 में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, एज इट इज, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, क्या याद रखना है। तो जो आपका वुड डिस्पैच है उसकी सिफारिश पर ये 3 विश्वविद्यालय बने, फिर लोक शिक्षा विभाग आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद और आगे बढ़े तो भैया हम याद करेंगे स्टैनली घोषणा पत्र। क्या, स्टैनली घोषणा पत्र, ठीक है, स्टैनली घोषणा पत्र, स्टैनली घोषणा पत्र, ठीक है, स्टैनली घोषणा पत्र, ठीक है। मतलब ये हो गया एक तरह से, स्टैनली नाम का एक व्यक्ति था, मतलब एक ऑफिसर था, स्टैनली नाम का एक ऑफिसर था। और इसी के द्वारा मतलब कह सकते हैं स्टैनली डिक्लेरेशन, स्टैनली डिक्लेरेशन, ठीक है, स्टैनली डिक्लेरेशन। और जो स्टैनली डिक्लेरेशन है, जो स्टैनली डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये किया गया कब, ये किया गया 1859 में। कब किया गया, 1859, स्टैनली की घोषणा पत्र, ठीक है ना। हाँ जी, देखो ये जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय है, इसमें ज्यादातर जगहों पे 1856-57 लिखा रहता है, ज्यादातर जगहों पर 1856-57 लिखा रहता है। और हमने आपको 1856 इसलिए बताया क्योंकि पेपर में आता है तो 1856 ही ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। तो या तो आप 1856 बताओगे, या तो कहीं ऐसा ऑप्शन मिल जाए 1856-57, तो आपको वही आंसर लगाना है, ठीक है। ये 1855 का था लोक शिक्षा विभाग, ठीक है, चलिए, ठीक, ठीक, नहीं 1855 का कोई चांस नहीं है इन तीनों विश्वविद्यालयों का, ठीक है। स्टैनली घोषणा पत्र, स्टैनली घोषणा पत्र में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए, मतलब इसमें एक सुझाव दिया गया, ठीक है, मतलब ये है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा हेतु स्थानीय कर लगाने का सुझाव। क्या मतलब है इसका, स्थानीय कर लगाने का सुझाव, स्थानीय कर लगाने का सुझाव, ठीक है ना, स्थानीय कर लगाने का सुझाव, ठीक है, स्थानीय कर लगाने का सुझाव। मतलब ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है ना, हाँ, जो प्राथमिक शिक्षा है अर्थात जो प्राइमरी एजुकेशन, किसे कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, तो जो है ना सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से कि क्लास, ठीक है, जो क्लास एक तरह से क्लास 0 से स्टार्ट करके या क्लास 1 से स्टार्ट करके जो 5th तक की एजुकेशन है, इसे आप प्राइमरी एजुकेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा है, मतलब स्टैनली नाम का ऑफिसर जो है उसने एक डिक्लेरेशन तैयार किया जिसमें उसने ये बताया कि अंग्रेजी सरकार को अपनी तरफ से पैसा खर्च करके भारतीयों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे लोकल टैक्स लगा देने चाहिए और उससे जो पैसा इकट्ठा हो वही भारतीयों की प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च किया जाए, ठीक है ना। अजी भैया बात समझ में, ये एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। क्या कहा हमने कि भैया स्टैनली घोषणा पत्र में ये सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सरकार को लोकल टैक्सेस लगाने चाहिए, स्थानीय कर लगाने चाहिए और उससे जो पैसा इकट्ठा हो वो जो है प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च हो। मतलब यहाँ पर रिकमेंडेशन टू इंपोज लोकल टैक्सेस फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या रिकमेंड किया गया, एजुकेशन, ठीक है, फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पर ये चीज का सुझाव सीधा सीधा दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा ये सुझाव दे दिया गया, ठीक है।
उसके बाद और आगे बढ़े तो भैया हम बात करें हंटर घोषणा पत्र की। ठीक है, हंटर घोषणा। ठीक है, हंटर घोषणा कब हुई? और सेम चीज है, हंटर घोषणा का क्या मतलब है कि एक ऑफिसर था हंटर नाम का, ठीक है ना? हाँ जी, एक ऑफिसर था हंटर नाम का, उसने क्या किया भैया? उसने भैया एक डिक्लेरेशन तैयार किया, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, हंटर डिक्लेरेशन। ठीक है, हंटर डिक्लेरेशन, और ये बात है 1882 की। हंटर डिक्लेरेशन, ये बात है कब की? 1882। तो जो हंटर डिक्लेरेशन है, क्या था इसमें? दो बातें। पहली बात तो ये कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। पहली बात तो यही है कि किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, मतलब रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन, रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वुड डिस्पैच से, वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच जो था, वुड डिस्पैच से शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हुई, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की जांच करने आया। शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की जांच, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की जांच। ठीक है, हाँ जी, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की जांच, मतलब कह सकते हैं कि टू इन्वेस्टिगेट, है ना? टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा था? शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को। मतलब ये है कि भैया क्या रिफॉर्म हुए हैं इन द एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बाय वुड डिस्पैच। ठीक है ना? तो ये एज इट इज याद कर लेंगे, टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट इंप्रूवमेंट हुए, ठीक है, या क्या प्रोग्रेस हुई उसको चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग या हंटर घोषणा हुई थी। इसको आप हंटर आयोग कह सकते हैं या हंटर घोषणा कह सकते हैं, आप इसे हंटर आयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हंटर डिक्लेरेशन लिखा है वो भी सही है, या हंटर आयोग भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, हंटर आयोग ने करी हंटर घोषणा, तो हंटर कमीशन भी कह सकते हैं और हंटर डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ध्यान देना है, ठीक है, कि भैया जो हंटर आयोग है 1882 में आया, इस समय वायसराय कौन रहा होगा? भाई इस समय अगर हम वायसराय की बात करें, वायसराय हिंदी इंग्लिश दोनों में वायसराय रहेगा, वायसराय कौन था इस समय? तो भैया रिपन इस समय वायसराय था। कौन? रिपन इस समय वायसराय। कौन? रिपन वायसराय था। ठीक है ना? ठीक है, तो हंटर आयोग के बारे में ये बात एज इट इज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना? हाँ जी, इसके बाद आप बात करेंगे किसकी दोस्तों? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की। किसकी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की। जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया यूनिवर्सिटी, अरे इंडिया 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 यूनिवर्सिटी कमीशन, इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन है, इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था? तो यह भैया 1902। कब की बात है? 1902 की बात है। ठीक है, 1902। और इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके अध्यक्ष मतलब इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड जो बनाए गए थे, ये बनाए गए थे कौन? तो भैया ये इनको आप रैले कहते हैं, मतलब टॉमस रैले। ठीक है ना, टॉमस रैले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? टॉमस रैले, इसलिए इसको रैले आयोग भी कहते हैं, है ना? टॉमस रैले। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, कौन थे ये भैया? टॉमस रैले। ठीक है, तो टॉमस रैले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी इसके सदस्य थे, तो मतलब मेंबर इसके। ठीक है, तो इसके जो सदस्य हुए, जो मेंबर हुए, ये कौन कौन से थे? तो दो लोग इसके सदस्य थे, दो लोग इसके मेंबर थे, इनके नाम जो है लिख रहे हैं। ठीक है, सदस्य या मेंबर कह लीजिए। ठीक है, कौन? वो दो नाम थे, तो एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी नाम है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और दूसरे कौन थे भैया? गुरुदास बनर्जी। कौन थे? गुरुदास बनर्जी, गुरुदास बनर्जी। ठीक है, तो गुरुदास बनर्जी। तो ये भी एज इट इज याद करने की जरूरत है, ये भी एज इट इज याद करने की जरूरत है। क्या भैया? अरे टाइपिंग की साउंड आ रही है तो क्या तुम्हें भारत रत्न दे दिया जाए? कि तुम्हारे कान इतने तेज हैं? आ रही है तो क्या नुकसान है तुम्हारा? सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी, ये दो सदस्य थे। ठीक है, मेंबर थे इसमें, टॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे। 1902 में इसका गठन हुआ था। भाई इस समय वायसराय कौन था याद करिए। तो इस समय साथियों वायसराय कौन रहा होगा? तो बिल्कुल आपको याद होगा, करजन इस समय वायसराय था। कौन दोस्तों? करजन इस समय वायसराय था। और इसी के सलाह पर, ठीक है ना, इसी विश्वविद्यालय आयोग की सलाह पर, ठीक है, इसी विश्वविद्यालय आयोग की सलाह पर, है ना, एक अधिनियम आया, एक कानून आया, जिसे हम कहते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। ठीक है भैया, तो मतलब सीधा सीधा है क्या? इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है दोस्तों, इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट। तो ये सीधा सीधा यही याद करना है इसमें कि भाई किसकी? की सलाह पर। ठीक है, की सलाह पर। ठीक है, की सलाह पर, याद कह सकते हैं कि रिकमेंडेशन पर। ठीक है, तो इनका जो रिकमेंडेशन था उसी पर ही आया। ठीक है, ठीक है, अब एक बार यहाँ तक का मामला समझ लीजिए, क्योंकि अब नहीं लग रहा है इसके बाद, है ना, इसके बाद हमें कल ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक का मामला पूरा समझिए। हमने आज जो आपको बातें बताई उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, और चूंकि 10 फरवरी से पहले पहले आपकी हिस्ट्री खत्म होनी है, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। तबियत ठीक होते ही आपको, है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए, चार्टर एक्ट की बात कर रहे थे हमने, आज यहाँ से शुरू करा कि चार्टर एक्ट 1813 अंग्रेजों ने यहाँ पर पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर ध्यान दिया, और भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान भी किया। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट नाम के एक अंग्रेज हुए ऑफिसर, जिन्होंने भारत में पहली बार, ठीक है, भारतीयों की शिक्षा के लिए, है ना, क्या किया? स्कूलों का जाल बिछा देने का कंसेप्ट दिया कि एक निश्चित दूरी पर स्कूल होने चाहिए लोगों की शिक्षा के लिए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ, है ना, एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, अब आगे चलकर आप देखेंगे एक चीज और दिमाग में आपके आ सकती है, जो कि पूछा गया है कभी-कभी, कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को शिक्षित किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था? अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित क्यों कर रहे थे? तो सिंपल सा आंसर है, छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। सिंपल है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को शिक्षित किया जाने का कारण क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। मतलब भारत में जो छोटे छोटे पोस्ट थे, जो पद थे क्लर्कियल लेवल के या उससे नीचे के, उस पर वो भारतीयों को अपॉइंट करना चाहते थे, तो उसके लिए पढ़े लिखे लोग तो चाहिए। अब ब्रिटेन से जाएंगे अधिकारी लाने, ब्रिटेन से अधिकारी ला सकते हैं, बड़े पोस्ट के लिए लोग आ सकते हैं, लेकिन छोटी पोस्ट के लिए ब्रिटेन से कोई भारत आएगा ही नहीं, और आएगा तो ज्यादा पैसा लेगा। तो अंग्रेजों ने सोचा भारतीयों को शिक्षित करके उन्हें क्यों ना नौकरी पर रख लिया जाए। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज का तो सिंपल क्लियर है कि हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज राजा राममोहन राय ने डेविड लेयर के सहयोग से स्थापित किया था कलकत्ता में। मैकाले मिनट्स या मैकाले घोषणा पत्र के माध्यम से अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया, और इससे भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। आधुनिक निःशंदन सिद्धांत मैकाले ने दिया, लेकिन सरकारी तौर पर ऑकलैंड ने लागू किया, जिसका मतलब था कि उच्च
वर्गों को शिक्षित किया जाए, निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा। वुड डिस्पैच आया तो इसने महिला शिक्षा और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और इसी की सिफारिश पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जिसकी वजह से इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लोक शिक्षा विभाग बना 1855 में। 1859 में स्टैनली घोषणा पत्र में कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए लोकल टैक्सेस लगाए जाए, ठीक है। फिर हंटर आयोग आया जिसने वुड डिस्पैच से शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करी, ठीक है, एग्जामिन किया उसको और प्राथमिक शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित था, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना 1902 में टॉमस रैली के अध्यक्षता में और इसी की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। इसके आगे की बातें हम लोग कल के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। सभी को आभार, धन्यवाद, थैंक यू।